नमस्कार बच्चों, मंजरी इस पाठ्यपुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ नंबर 11वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है समर्पण। समर्पण यह एक कविता है और इस कविता का यह सेशन नंबर पहला है। समर्पण इस कविता के कवि है राम अवतार त्यागी। सबसे पहले हम कविता का परिचय देखेंगे और उसके बाद कवि राम अवतार त्यागी इनका परिचय। रामावतार त्यागी द्वारा रचित रचना समर्पण में कवि ने सच्ची देशभक्ति और मातृभूमि के प्रति भक्ति व प्रेम प्रकट किया है। देश पर खुद को न्यौछावर करने की इच्छा इस कविता में कवि ने दर्शाई है। अब हम कवि रामावतार त्यागी इनका संक्षिप्त परिचय जान लेंगे, जो आपके पाठ्य पुस्तक में ही दिया गया है। राम अवतार त्यागी इनका जन्म सन 1925 ईस्वी सन में मुरादाबाद में हुआ था। नया खून और 8वां स्वर इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। सन 1985 ईस्वी सन में इनका देहावसान हो गया। इनकी कविताओं में देशभक्ति और मानव जीवन के प्रति गहरी संवेदनाएं मिलती है। तो बच्चों, यह है कवि रामावतार त्यागी इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। अब हम कविता की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, यह हमारी कविता है। सबसे पहले हम कविता का एक बार सस्वर वाचन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक एक स्टांजा एक्सप्लेन करूंगी। कविता आपकी है समर्पण। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल मिलाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। मन समर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कविता की अगली पंक्तियां हैं। मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की चय छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो बच्चों, यह आपकी कविता है। कवि राम अवतार त्यागी इन्होंने यह जो समर्पण कविता लिखी है उसमें और भी कुछ पंक्तियां हैं, लेकिन आपके पाठ्य पुस्तक में आपको अभ्यास के लिए इतनी ही कविता की पंक्तियां ली गई है। अब इन कविताओं के पंक्तियों को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। कविताओं की पंक्तियों को एक्सप्लेन करने के बाद चार पंक्ति या 6 पंक्तियों की जो स्टांजा है, पद्यांश है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद आपको संदर्भ, प्रसंग और मैं व्याख्या बताऊंगी। यह कविता का पहला काव्यांश है। यहाँ पर कविता के पहले पंक्तियों में कवि कहते कि मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। अब देखिए, यहाँ पर कवि किस पर अपने आपको न्यौछावर करना चाहते हैं, तो वह अपने मातृभूमि पर, अपने धरती पर, अपने देश के प्रति जो प्रेम है उसको व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे धरती माता, जिस प्रकार से हमें जन्म देने वाली जो माता होती है, हमारी जननी होती, वह हमारे सर्वस्व होती, हमारा प्राण होती है, उसी प्रकार जिस जन्मभूमि में, जिस मातृभूमि में हम जन्म लेते हैं, वह जन्मभूमि, वह मातृभूमि हमारा सर्वस्व होती है। तो कवि इस मातृभूमि के प्रति, अपने देश के प्रति प्रेम व्यक्त करते हुए अपने धरती माता से कह रहे कि हे माता, मैं मेरा मन आपके ऊपर समर्पित कर रहा हूँ, तन भी समर्पित कर रहा हूँ। समर्पित करना, न्यौछावर करना, अपना पूरा जीवन अर्पित करना, पूरी तरह से अपने शरीर को मन से, तन से अर्पित करना या पूरी तरह से मातृभूमि के लिए भेंट कर देना। तो यहाँ पर कवि मातृभूमि के प्रति अपने स्नेह को, अपने बलिदान को व्यक्त करते हुए कह रहे कि हे मातृभूमि, मेरा तन, मन, धन, यहाँ तक कि मेरा सर्वस्व
तुम्हारे ऊपर अर्पण कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दे। अब यहाँ पर कवि कहता हूँ कि मेरे पास जो कुछ है वह आपने ही दिया हुआ है, और जो आपने मुझे दिया है मैं आपको अर्पण करना चाहता हूँ। लेकिन इसके अलावा अब आपने मुझे जो तन दिया है, जो शरीर दिया है, जो मन दिया है, ये संपूर्ण शरीर, तन, मन और धन मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ इसके अलावा भी मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। अब ये जो पंक्तियां हैं इसका हम संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। इन पंक्तियों का संदर्भ में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी की समर्पण नामक कविता से ली गई है। इस कविता के रचयिता रामावतार त्यागी जी है। अब देखिए यहाँ पर बच्चों, हर कविता के पंक्तियों का मैं संदर्भ और आपको प्रसंग नहीं बताऊंगी, उसमें आप सेम संदर्भ और प्रसंग लिखेंगे। मैं सिर्फ आपको व्याख्या बताऊंगी, क्योंकि संदर्भ और प्रसंग आपका हर पंक्तियों का सेम रहेगा। तो इस कविता से जो भी प्रश्न आपको पंक्तियों के ऊपर पूछा जाता है संदर्भ सहित स्पष्टीकरण या आशय के लिए या भावार्थ के लिए, तो आप संदर्भ और प्रसंग सेम लिखेंगे। अब प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वदेश के प्रति अनन्य भक्ति प्रकट करते हुए तन, मन, धन, जीवन अर्थात सर्वस्व समर्पित करने के पश्चात भी कुछ और भेंट चढ़ाने की इच्छा प्रकट की है या इच्छा व्यक्त की है। तो आप संदर्भ और प्रसंग सेम लिखेंगे। अब व्याख्या देखते हैं हम। मन कवि के हृदय में स्वदेश प्रेम का महासागर हिलोरे ले रहा है। वह तन, मन, धन, जीवन सब कुछ देश को समर्पित कर देना चाहता है, फिर भी उसे संतोष नहीं होता तथा वह देश की मिट्टी पर कुछ और न्यौछावर करने की कामना करता है। अब अगली पंक्तियां देखते हैं। अगली पंक्तियां हैं, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। मन समर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। अब देखिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैंने आपका, मेरा सर्वस्व, तन, मन, धन, मेरा पूर्ण जीवन आपको अर्पित कर दिया है, लेकिन इसके अलावा भी मुझे आपको कुछ देना है। अब कवि कहते हैं कि माँ तुम्हारा ऋण बहुत है। ऋण का अर्थ क्या होता है? कर्ज। कि हमारी आप सबको पता होगा कि हमारी जन्मदाता, जन्म देने वाली जो माता होती है, उसका ऋण तो हम पूरे जीवन में कभी भी नहीं व्यक्त कर सकते हैं। तो उसी प्रकार हमारी मातृभूमि का, हमारे देश, जिस देश में हम जन्म लेते हैं, इस देश के हमारे ऊपर जो कर्जा है, जो ऋण है, उसको हम कभी भी कितना भी कोशिश करें, भले ही हम हमारे जीवन का बलिदान दे दे, हम उनके लिए मर मिटने के लिए, हमारी धरती माता की रक्षा करने के लिए हम भले ही मर मिट जाए, फिर भी उनके ऋण में से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। कवि आगे अपने आप को क्या कह रहे कि अकिंचन। अकिंचन का अर्थ क्या होता है कि गरीब या अत्यंत निर्धन, हीन, जिसके पास कुछ भी नहीं होता है। अब कवि कहते हैं कि हे माता, मैं आपका ऋण कैसे चुका पाऊंगा, क्योंकि मैं तो पहले से ही हूँ, अकिंचन हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी मेरे पास है तो आपका ही है। ये तन आपका है, उसके अंदर मेरा जो मन है वो भी आपका ही है। जो आपने मुझे धन, दौलत, संपत्ति, मान, सम्मान दिया है वो तो आपका ही है। तो ये सारा जीवन आपका ही है। अगर ये जीवन सब आपका है तो आपका कर्ज मैं कैसे चुका पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। मैं अकिंचन हूँ, मैं बहुत ही गरीब हूँ, दिनहीन हूँ मैं। तो कवि कहते हैं कि भले ही मैं दिनहीन हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी कवि कहते हैं कि इतना कर रहा हूँ फिर भी निवेदन। फिर भी मैं आपसे क्या कर रहा हूँ? निवेदन। निवेदन का अर्थ होता है विनती करना, कि भले ही मेरे पास आपका कर्ज चुकाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी। तो आप यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब भी
आपकी पूजा अर्चन के लिए अब हम थाल कब सजाते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी किसी के मान सम्मान के समय हम थाल सजाते हैं, पूजा विधि में थाल सजाते हैं, हमारे ईश्वर की प्रार्थना करते समय, पूजा करते समय हम थाल को सजाते हैं। इसके अलावा कब थाल सजाई जाती है आप लोगों को पता होगा कि जब हमारे शूरवीर सैनिक युद्ध क्षेत्र में जाते हैं, युद्ध करने के लिए उन्हें सीमाओं पर बुलाया जाता है, तब सारी स्त्रियां उसका सम्मान करते हैं, उन थाल सजाकर उनकी पूजा की जाती है। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि जब राजा महाराजा युद्ध के लिए जाते थे तो उनकी महारानियां उस युद्ध में वह विजय हासिल कर, इसलिए उनके थाल सजाकर पूजा करती थी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि भले ही मैं गरीब हूँ, मैं आपके ऋण में से कभी भी मुक्त नहीं हो पाऊंगा, फिर भी मैं आपसे विनती करता हूँ कि जो मैं थाल सजाकर लाया हूँ उस थाल में मैंने क्या किया है, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी। भाल का अर्थ क्या होता है कि अपना मस्तिष्क या ललाट, उसको हम कहते हैं भाल। तो उस थाल में मैं अपना क्या कर लाऊंगा, अपना मस्तिष्क सजाकर लाऊंगा। कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण, और आप मेरे ऊपर दया करना और उस मेरे समर्पण को, जो मैं मेरा पूरा मस्तिष्क थाल रूपी पूजा में आपको अर्पण करूंगा ना, तो उस पूजा को आप, उस थाल को आप स्वीकार कर लेना। मन समर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। अब कवि कहते हैं कि अब मैं इतना अकिंचन हो गया है कि मैंने तो जो कुछ मेरा है, मेरा ये पूरा मन, मेरा ये पूरा प्राण, जीवन, मेरा ये शरीर, तन मन धन, यहाँ तक कि मेरे रक्त का हर एक छोटी से छोटा कण, छोटा सा छोटा बूंद भी आपके लिए मैंने न्यौछावर कर दिया है, आपके लिए मैंने समर्पित कर दिया है। और भी इसके अलावा, हे धरती माता, हे मेरी मातृभूमि, हे मेरी जननी, मैं आपको और भी इसके अलावा कुछ तो देना चाहता हूँ। अब हम इस कविता की पंक्तियों का व्याख्या देखेंगे। संदर्भ और प्रसंग इसके पहले मैंने आपको बताया है। व्याख्या में आप लिखेंगे, कवि कहता है, हे माँ, मैं हिन दिन तुम्हारे ऋण से पूरी तरह दबा हुआ हूँ, फिर भी यह निवेदन है कि मैं जब भी थाल में अपना सिर सजाकर तुम्हें समर्पित करने आऊँ, तुम दया कर अवश्य स्वीकार कर लेना। मेरा गीत, मेरा प्राण और एक एक रक्त बिंदु तुम्हें समर्पित है। फिर भी हे मेरे देश की पुण्य मातृभूमि, मैं कुछ और न्यौछावर करना चाहता हूँ। अब कविता की अगली पंक्तियां को हम देखेंगे। मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की चय छाया घनेरी, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। अब आप लोगों को पता होगा कि जब हमारा देश अंग्रेजों ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया था, तो गुलामगिरी से मुक्त होने के लिए, हमारी इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, हमारे इस देश की रक्षा करने के लिए, हमारे हमारी भारत माता की रक्षा के लिए कितने सारे क्रांतिकारियों ने, कितने सारे नेताओं ने अपने जानों के बलिदान दी और अपने मातृभूमि को स्वतंत्रता दिलवाई। अब इसमें हमने देखा है कि रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने भी किस प्रकार से अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जीवन के अंत तक उन्होंने युद्ध किया था शत्रु से। उसी प्रकार बहुत सारे, लाला लाजपत राय है, लोकमान्य तिलक है, भगत सिंह है, आप लोगों को सब इतिहास में आपने पढ़ा है। तो यह सारे जो हमारे क्रांतिवीर है, उन्होंने भी क्या किया था, अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया था अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। उन्हें कतई पसंद नहीं था कि कोई अन्य लोग आकर हमारी मातृभूमि को बंदी बनाए। तो कवि कहते कि अभी मुझे क्या करना है, आपको मेरा सारा जीवन समर्पित करना है, और जब भी आप पर किसी भी प्रकार की आंच आएगी तो मैं युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा और आपके सारे ऋण से मैं
मुक्त होने की कोशिश करूंगा। अब आप कवि कह रहे कि मांझ दो तलवार को लाओ न देरी। अब मुझे क्या करना है, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए मुझे तलवार चाहिए। और कैसे चाहिए तलवार, मांझ दो का अर्थ क्या होता है कि तीक्ष्ण। आप लोगों ने देखा होगा कि तलवार की जो धार होती है वो बहुत ही तेज धार होती है, तो उसको धार लगानी पड़ती है। तो कवि मातृभूमि से कहते कि आप मुझे तलवार दो, लेकिन कैसी तलवार दो, तेज धार वाली तलवार लाकर दो, और उस तलवार जल्दी से लाकर दो, उसमें देरी मत करो। बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। आप लोगों को पता होगा कि जब राजा महाराजा, या आपने देखा भी होगा कि रानी लक्ष्मीबाई जब युद्ध करने के लिए गई थी तो उन्होंने किस प्रकार से कमर पर ढाल बांधी थी और बांधकर फिर शत्रुओं के साथ घनघोर युद्ध किया था। तो इसी प्रकार कवि चाहता है कि मुझे भी ढाल चाहिए, मैं उसको कसकर कमर पर बांधूंगा और युद्ध क्षेत्र में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जीवन के अंत तक युद्ध करता रहूंगा। अब कवि आगे कहते कि भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी। आप लोगों को पता होगा कि जब हमें कुछ भी कोई भी अच्छा कार्य करना होता है तो हम हमारी माता की, हमारे जननी के चरणों को स्पर्श करते हैं, जिससे कि उनके चरणों की धूल हमारे सिर पर लगे और उनकी आशीष, उनका छाया हमें सफलता प्राप्त करवाए। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि जिस कार्य के लिए मैं अभी निकलने वाला हूँ उस कार्य के लिए आपको क्या करना है, मैं मातृभूमि की क्या करे, चरणों की धूल अपने माथे पर लगा रहे। भाल माथा मस्तिष्क, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की चय छाया घनेरी। घनेरी का अर्थ होता है कि घनी। तो आप मुझे जब मैं अपने आपके चरणों की धूल मेरे सिर पर लगाऊंगा तो आप क्या करेंगे, मेरे सिर पर आशीष, आशीर्वाद, आशीर्वाद घनघोर ऐसी आशीर्वाद की छाया दे देना। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित। तो कवि कहते कि मेरे जीवन के हर स्वप्न और हर एक स्वप्न आपके ही लिए समर्पित है। मेरे मन में जो भी प्रश्न उमड़ रहे हैं, उमंग आ रहे हैं, वह सारे प्रश्न आपके ऊपर अर्पित है। आयु का, मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण एंड क्षण आपके ऊपर ही समर्पित है। इसके अलावा भी कवि चाहता है कि हे चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। अब देखते हैं इस कविता की व्याख्या। संदर्भ और प्रसंग आप पहला ही लिखेंगे। कवि अनुरोध करता है, हे माता, थोड़ा भी विलंब किए बिना मेरी तलवार की धार पैनी कर मुझे दो। मेरी पीठ पर ढाल बांध दो, मेरे माथे पर अपने चरणों की धूलि का टीका लगा दो तथा सिर पर आशीष अर्थात आशीर्वाद की घनी छाया कर दो। आगे कंटिन्यू है आपकी व्याख्या। मेरे सपने, मेरे प्रश्न, आयु का एक एक क्षण तुम्हें समर्पित है। फिर भी हे मेरे देश की धरती, मैं तुम पर कुछ और न्यौछावर करना चाहता हूँ। तो बच्चों, इस प्रकार इस कविता से हमें कवि के द्वारा अपने देश के प्रति जो समर्पण की भावना है वह यहाँ पर दिखाई दे रही है। यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।